1950s में एक 18 साल के लड़के ने अरब गवर्नमेंट को बेवकूफ बनाया। एक्चुअली हुआ यह था कि इस साल येमन की करेंसी रियाल अचानक से कम हो रही थी, तो येमन गवर्नमेंट ने इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करने का फैसला लिया। 3 महीने की इन्वेस्टिगेशन के बाद ये 18 साल का लड़का पकड़ा गया और पूछताछ के बाद पता चला कि उसे जॉब से जितने भी पैसे नोट्स की फॉर्म में मिलते थे वो उसे रियाल के कॉइन्स में कन्वर्ट कर लेता था। अब क्योंकि ये रियाल कॉइन असली चांदी के थे और जो उस वक्त मार्केट में सिल्वर का प्राइस था वो बहुत ज्यादा था इन कॉइन्स की फेस वैल्यू से, इसलिए ये 18 साल का लड़का इन कॉइन्स को पिघलाकर ब्रिटिश बिजनेसमैन को सिल्वर के प्राइस पर बेचता था और हर बार 10 गुना का प्रॉफिट करता था। ये 18 साल का लड़का और कोई नहीं बल्कि खुद रिलायंस के फाउंडर धीरूभाई अंबानी जी थे। इस स्टोरी से ये तो पता चलता है कि धीरूभाई अंबानी हर सिचुएशन में पैसा कमाने का तरीका पता कर लेते थे और कितने अच्छे बिजनेसमैन थे। लेकिन क्या आपको पता है कि धीरूभाई पर एलिगेशंस हैं कि उन्होंने साल 1989 में अपने एक सीनियर एम्प्लॉय कीर्ति अंबानी को बॉम्बे डाइंग कंपनी के ओनर नूसली वाडिया की मर्डर की प्लानिंग करने के लिए कहा था, जिसकी वजह से पुलिस ने इस एम्प्लॉय को अरेस्ट भी किया था। इसके अलावा एक लीगल चैम्बर में एक केस की हियरिंग के दौरान सीनियर वकील ने धीरूभाई अंबानी के खिलाफ ये बोला था, आज धीरूभाई अंबानी सरकार से भी बड़े हो गए हैं, वो प्राइम मिनिस्टर को बना भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं। अगर कोई न्यूज़पेपर उन्हें क्रिटिसाइज करता है तो वो कहते हैं तुम मेरी एडवर्टाइजिंग की वजह से टिके हुए हो। और अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी का लीडर उनके अगेंस्ट स्टैंड लेने की कोशिश करता है कि मेरे आदमी सभी पॉलिटिकल पार्टीज में है और मैं तुम्हें इस पॉलिटिकल पार्टी से कभी भी निकलवा सकता हूँ। धीरूभाई अंबानी आज सिस्टम के लिए खतरा बन चुके हैं और इन्हें आज कोई नहीं हरा सकता। लेकिन आज से पहले हमने कभी भी धीरूभाई अंबानी के बारे में ऐसा सुना ही नहीं और जब भी हम धीरूभाई अंबानी जी का नाम सुनते हैं तो हमारे माइंड में एक हार्डवर्किंग और काइंड हार्टेड इंसान की इमेज आती है। लेकिन ये सारी बातों को हमसे छुपाया गया। दरअसल धीरूभाई अंबानी के बारे में ऐसी ही कई सारी नेगेटिव बातें हमीश मैकडॉनल्ड्स ने अपनी बुक द पॉलिस्टर प्रिंस में लिखी है। इस बुक में धीरूभाई के इतने ज्यादा राज खोले गए हैं कि इसे खुद रिलायंस ग्रुप ने इंडिया में बैन करवा दिया था। लेकिन सवाल ये है कि इस बुक में ऐसा है क्या कि इसे बैन करवाने की जरूरत पड़ी। 1966 में धीरूभाई ने पॉलिस्टर यार्न के बिजनेस को स्टार्ट किया। इस बिजनेस में बहुत पैसा था, इसलिए बहुत से बिजनेसमैन इस बिजनेस को करना भी चाहते थे। धीरूभाई को पता था कि अगर इन कॉम्पिटिटर से जीतना है तो सिर्फ अच्छे पॉलिस्टर से धंधा नहीं बनेगा, बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना जरूरी है। धीरूभाई ने किया भी ऐसे ही। उन्होंने इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, राजीव गांधी, वीपी सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और प्रणब मुखर्जी जैसे कई बड़े लोगों के साथ अच्छे रिलेशंस बनाए और उनको इसका फायदा भी हो। फॉर एग्जांपल 1979 में रिलायंस इंडिया के टॉप 50 बड़े बिजनेसेस में भी नहीं आता था, लेकिन 4 सालों के बाद वो इंडिया की टॉप 5 कंपनीज में से एक बन गया। देखिए, पॉलिस्टर यार्न के बिजनेस में धीरूभाई के 2 और लोगों के साथ कंपटीशन थे, जिसमें पहले थे बॉम्बे डाइंग के चेयरमैन नूसली वाडिया और दूसरे थे और के सिल्क मिल्स के कपिल मेहरा। अब कपिल मेहरा जी को तो आसानी से अपने रास्ते से हटवा दिया गया। उन पर अचानक से टैक्स चोरी के फेक चार्जेस लगवाए गए, यहाँ तक कि उनके बेटे को पताल गंगा में लोकेटेड उनकी फैक्ट्री से किडनैप करके पीटा गया और दूर किसी सुनसान जगह में फेंक दिया गया। पॉलिस्टर में दूसरे कॉम्पिटिटर थे मिस्टर वाडिया और वाडिया जी एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर थे और इनका पुश्तैनी बिजनेस था। और धीरूभाई और वाडिया जी की वॉर काफी सालों तक चली। इस वॉर की शुरुआत 1978 से स्टार्ट हुई, जब वाडिया जी ने डीएमटी प्लांट को सेटअप करने के लाइसेंस के लिए अप्लाई किया और उन्हें इसकी परमिशन मिल गई। ये चारों केमिकल्स हैं और इस पूरी वीडियो में हमें बस ये याद रखना है कि इन चारों केमिकल्स का यूज कहीं ना कहीं पॉलिस्टर को बनाने में किया जाता है और इसी पॉलिस्टर की वॉर चल रही है धीरूभाई अंबानी और वाडिया जी के बीच में। अब वाडिया जी को डीएमटी की परमिशन तो मिल गई, लेकिन धीरूभाई के क्लोज रिलेशन इंदिरा गांधी के सेक्रेटरी के साथ थे, जिसके साथ मिलकर अंबानी ने वाडिया का डीएमटी का लाइसेंस कुछ महीनों के लिए ब्लॉक करवा दिया। वाडिया जी की मुसीबत यहाँ पर खत्म नहीं हुई थी। दरअसल वाडिया जी ने एक अमेरिकन कंपनी से सेकंड हैंड डीएमटी मशीन खरीदी थी। जब शिपमेंट इंडिया में आई तब उसे 4 हफ्तों तक कस्टम ने परमिशन नहीं दी और थोड़े टाइम के बाद कस्टम के कलेक्टर एस श्रीनिवासन ने कहा कि मुझे शक है इन मशीन्स पर, इसलिए पहले हम सारी मशीन्स की अच्छे से इंस्पेक्शन करेंगे, जिससे वाडिया जी की कंपनी को और मुश्किल होगी पॉलिस्टर बनाने के लिए। अब इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि जो श्रीनिवासन जी थे जिन्होंने इस इंस्पेक्शन का ऑर्डर दिया था, जब वो सरकारी जॉब से रिटायर हुए तब रिलायंस ने उन्हें एज एन एडवाइजर हायर कर लिया। धीरूभाई वाडिया जी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करना चाहते थे। वो चाहते थे कि उनके सामने कोई कंपटीशन ना रहे, जिसके लिए धीरूभाई ने वाडिया के खिलाफ एक और मुसीबत खड़ी कर दी। अब जैसे कि हमने पहले देखा था कि पॉलिस्टर के लिए पैराक्सीन नाम के केमिकल की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो अंबानी जी ने क्या किया कि 1988 में इलीगली पैराक्सीन मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट खुद ही सेटअप कर लिया। अब होता यह था कि पॉलिस्टर बनाने के लिए धीरूभाई को जब पैराक्सीन की जरूरत पड़ती तो वो इसे अपने प्लांट से ही ले लेते, जिसकी उन्होंने परमिशन भी नहीं ली थी। जबकि वाडिया जी को जब पैराक्सीन की जरूरत पड़ती तो वो उन्हें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता। अब अचानक से मार्च में कुछ अजीब सा हुआ। पहले तो पैराक्सीन की कीमत वर्ल्ड वाइड $400 से इंक्रीज होकर $685 हो गई। साथ ही में किसी ने गवर्नमेंट की हेल्प के लिए पैराक्सीन पर कस्टम ड्यूटी 85% से इंक्रीज करवा के 120% कर दी।
मतलब पैराक्सलीन सिर्फ वाडिया जी के लिए महंगा हुआ था, धीरूभाई अंबानी जी के लिए नहीं। ठीक इसी वक्त रिलायंस को फाइनेंस मिनिस्ट्री की ओर से जो उनका पतालगंगा वाला प्लांट था उसे रिफाइनरी का स्टेटस दे दिया गया, जिसकी वजह से हुआ ये कि रिलायंस इंडिया की लोकल रिफाइनरी से नेप्था को 1 लाख रुपए पर टन के बजाय 30,000 रुपए पर टन के डिस्काउंटेड प्राइस में परचेज कर सकती थी। हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि नेप्था भी पॉलिस्टर बनाने के लिए ही यूज होता है। अब नेप्था धीरूभाई अंबानी जी के लिए और सस्ता हो गया था, जिसका मतलब था कि धीरूभाई अंबानी बहुत ही सस्ते में पॉलिस्टर बना पाएंगे, जबकि बॉम्बे डाइंग के वाडिया जी को पॉलिस्टर बनाने के लिए बहुत पैसे खर्चने पड़े। अब क्योंकि वाडिया जी को पैराक्सलीन महंगा पड़ रहा था, तो अंबानी जी ने वाडिया जी से कहा कि वाडिया जी हमसे पैराक्सलीन खरीद लो। वाडिया जी के पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि बाहर से तो पैराक्सलीन बहुत महंगा पड़ रहा था। लेकिन धीरूभाई अंबानी ने सोचा कि ये पैराक्सलीन मैं अपने कॉम्पिटिटर को सस्ते में क्यों दूं, इसलिए उन्होंने पैराक्सलीन वाडिया जी को 28,000 रुपए पर टन के हिसाब से दिया, जो कि ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्रियल कॉस्ट से 7,000 रुपए ज्यादा था। यानी सरकार बोलती रही कि इस पैराक्सलीन का MRP इतना है, इससे महंगा मत बेचना, लेकिन अंबानी जी को कोई फर्क नहीं पड़ा और अपने कॉम्पिटिटर से भी पैसे कमाए। अपने कॉम्पिटिटर को चीजें महंगे में बेचना ये तो बिजनेस मूव थी, लेकिन उसे डराना भी तो जरूरी था। अंबानी जी पर यह एलिगेशन है कि वो वाडिया के पूरे बिजनेस को खत्म करना चाहते थे, इसलिए वाडिया जी को मर्डर की धमकियां मिलती रही और एक टेररिस्ट ने उनके बेटों को किडनैप करने की भी धमकी दी थी। 18 नवंबर 1985 को CBI एक FIR फाइल करती है, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और फाइनेंस के सारे ऑफिशियल्स पर ये एलिगेशंस लगाए गए कि उन्होंने अपनी पोस्ट का मिसयूज किया और रिलायंस को बेनिफिट पहुंचा। दरअसल हुआ यह था कि 29 मई 1985 को सरकार ने यह अनाउंस किया कि PTA को कोई भी बाहर वाली कंट्री से खरीद नहीं पाएगा, उसे पहले PTA इंडियन कंपनी से ही खरीदना पड़ेगा। बट साथ में इंडियन गवर्नमेंट ने यह भी रूलिंग निकाली कि जो लोग ऑलरेडी 29 तारीख तक फॉरेन कंट्रीज को PTA का ऑर्डर दे चुके हैं, वो अगले 90 दिनों तक अपने ऑर्डर ले सकते हैं, क्योंकि सरकार ये नहीं चाहती थी कि इंडियन कंपनीज को नुकसान हो। ऐसा ना हो कि PTA के लिए किसी इंडियन कंपनी ने फॉरेन कंट्री को पैसे दे दिए हो और सरकार की रूलिंग की वजह से उन्हें ये सामान मिले ही ना। अब वाडिया जी को लगा कि PTA की इंडिया में क्वालिटी तो अच्छी है नहीं, इसलिए जो भी पॉलिस्टर बना रहे हैं वो सब PTA इंडिया से नहीं लेंगे, बल्कि उनकी कंपनी से DMT खरीद लेंगे, क्योंकि DMT का यूज करके भी अच्छी क्वालिटी का पॉलिस्टर बनाया जा सकता है। पर वाडिया जी भूल गए कि अंबानी का दाव अभी बाकी है। जिस दिन यानी 29 तारीख को सरकार की जब रूलिंग आई थी, तो ये पता चला कि 29 से सिर्फ 2 दिन पहले यानी 27 और 28 को किसी ने फॉरेन से बहुत ज्यादा PTA ऑर्डर करवा रखा था, और ये धीरूभाई अंबानी थे। और ये PTA का ऑर्डर कोई छोटा मोटा ऑर्डर नहीं, बल्कि पूरे 1,14,000 टन का ऑर्डर था। अब इतना बड़ा ऑर्डर लेने के लिए धीरूभाई ने सारे बैंक से उधार लिया था। इन ऑर्डर की लिस्ट को सुनी। इंपोर्ट पॉलिसी में चेंज होने के कुछ घंटे पहले कैनेडा बैंक के साथ 29 मई के दिन 12,000 टन का उधार लिया गया। इसके अलावा सोसाइटी जनरल, बैंक विंडोज ह्यूज और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक जैसे फॉरेन इंस्टीट्यूट के साथ 42,000 टन के लिए उधार लिया गया। सरकार की रूलिंग से जस्ट 2 दिन पहले यानी 27 मई को रिलायंस ने पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के साथ 50,000 टन PTA के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जिसके लिए उसी दिन स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से उधार लिया गया। यानी ऑलमोस्ट हर बैंक से 3 दिन में उधार लेके PTA खरीद लिया गया। इससे 2 बातें साफ होती हैं। 1, धीरूभाई के कॉन्टैक्ट हर एक बैंक से बहुत अच्छे थे, और उससे भी इंपॉर्टेंट सेकंड पॉइंट है कि सरकार की रूलिंग आने से पहले ही अंबानी जी को सब पता था कि क्या होने वाला है, और 3 दिन में उन्होंने सालों का PTA बाहर से मंगवा लिया और वाडिया जी बस देखते रह गए। 1984 में रिलायंस ने RMHU के लिए अप्लाई किया, जिसका मतलब था कि वो 1 साल में सिर्फ खुद के लिए 51,000 टन पैराक्सलीन प्रोड्यूस कर सकता है। अब हर साल 51,000 टन पैराक्सलीन प्रोड्यूस करने के लिए बड़ी मशीनें चाहिए थी, इसलिए फॉरेन से उसे खरीदा गया। लेकिन इसके बाद रिलायंस की एक रिपोर्ट बाहर आती है, जिसमें लिखा गया था कि जुलाई 1988 से मार्च 1989 तक यानी कि 9 महीने के अंदर कंपनी ने 67,968 टन पैराक्सलीन को प्रोड्यूस किया, जबकि रिलायंस को 1 साल में सिर्फ 51,000 टन पैराक्सलीन बनाने की परमिशन थी। और 67,968 टन तो उसने 9 महीने में बनाया। अगर इसका हिसाब किताब हम 12 महीने के लिए लगाए तो ये करीबन 90,000 टन पैराक्सलीन पड़ता है, जिसका सीधा मतलब था कि रिलायंस ने अपनी प्लांट की कैपेसिटी को झूठा दिखाया और फॉरेन से जो मशीन मंगवाई गई थी वो ज्यादा कैपेसिटी की थी, और साथ में ये जो भी एक्स्ट्रा पैराक्सलीन प्रोड्यूस किया गया उसका कोई टैक्स नहीं दिया गया, और ये टैक्स अप्रोक्सीमेटली 100 करोड़ रुपए था। इससे पहले कि हम नेक्स्ट एलिगेशन के बारे में बात करें, पिछली 2 वीडियोस में हमें कमेंट आ रहे थे कि हमें एडिटिंग करते कैसे हैं, ये मैग्नेट्स मीडिया यूट्यूब चैनल की तरह हम कैसे एनिमेशन करते हैं, इसका क्या कोई सॉफ्टवेयर है या इसका कोई कोर्स है क्या। इसके अलावा और भी इंटरेस्टिंग बात तो ये हुई कि जब मेरे 4 यूट्यूबर फ्रेंड ने भी इस एडिटिंग स्टाइल की तारीफ करी, तो इस पर मुझे और मेरी टीम को ये तो क्लियर था कि इस स्किल की डिमांड बहुत है। यूट्यूबर्स को अच्छा एडिटर नहीं मिल रहे हैं जो इस तरीके की एनिमेशन कर सके, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम एडिटर्स को ट्रेन करें, उन्हें कोर्स दें और उस कोर्स में एक असाइनमेंट भी दें। अब जिसका भी मन होगा वो असाइनमेंट कर सकता है, और हम अपनी वेबसाइट में लोगों की असाइनमेंट शेयर करेंगे। अगर किसी यूट्यूबर को उनका काम अच्छा लगता है तो हम उस एडिटर से उन्हें मिलवा सकते हैं। इससे एडिटर को काम मिल जाएगा और यूट्यूबर को आसानी से अच्छे लेवल का एडिटर। तो अभी तो हमने ये कोर्स नहीं बनाया है, ना ही हमें ये पता है कि इस कोर्स का प्राइस क्या होना चाहिए, क्योंकि कई लोग इस एडिटिंग कोर्स के 44,000 रुपीज तक चार्ज कर रहे हैं। एनीवेज हम नहीं चाहते किसी को इतना पे करना पड़े। अभी हमने अपने कोर्स के प्राइस को डिसाइड नहीं किया है, लेकिन हमें ये पता है कि इसका प्राइस फ्यूचर में 1247 रुपीज से कम तो नहीं होगा। तो अभी अगर आप इस कोर्स को प्री बुक करना चाहते हैं तो इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है, और प्री बुक करने पर आपको 500 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा। यानी अभी आप इसे 747 रुपीज में ले सकते हैं, आपको अप्रोक्सीमेटली 30 दिन के बाद मिलेगा। लेकिन ये बेस्ट कोर्स होगा, और हम इस कोर्स में अपनी एग्जैक्टली एक वीडियो कंप्लीट करके दिखाएंगे। इसके साथ ही इस कोर्स में करीबन 2 मिनट की असाइनमेंट होगी, जिसे आप कंप्लीट करोगे तो उसे हम अपनी वेबसाइट में मेंशन कर देंगे, ताकि कोई भी एम्प्लॉयर जो एडिटर को ढूंढ रहा है वो आपको हायर कर पाए। और हाँ, कोर्स रिलीज होने से पहले अगर आपको लगता है कि आपको ये कोर्स नहीं चाहिए तो हम आपके 747 रुपीज वापस कर देंगे, बट वी प्रॉमिस कि ये कोर्स इन 44,000 रुपीज के कोर्स से बेटर होगा। अगर आप इस स्किल में इंटरेस्टेड
है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दूंगा। अगर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब है कि काफी स्टूडेंट्स ने अप्लाई कर दिया है और अभी हम स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। साल 1983 में इंडियन गवर्नमेंट एनआरआई इन्वेस्टमेंट एक्ट में चेंजेस करती है, जिसके तहत एनआरआई कंपनीज को सरकार इंडियन शेयर्स में डायरेक्टली इन्वेस्ट करना अलाउ करती है। 26 जुलाई के दिन मुखर्जी 11 फॉरेन कंपनीज की लिस्ट दिखाते हैं जो कि आइल ऑफ मैन में रजिस्टर्ड थी। आइल ऑफ मैन आयरिश सी में लोकेटेड है। ये एक टैक्स हेवन कंट्री है जिसे कई अमीर बिजनेसमैन टैक्स की चोरी करने के लिए यूज करते हैं। एनीवेज, इन 11 में से 2 कंपनी के नाम थोड़े अजीब से थे, क्रोकोडाइल लिमिटेड और दूसरा था फियास्को ओवरसीज लिमिटेड। फियास्को का हिंदी में मतलब है असफलता। इन नाम से तो लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। जनवरी 1984 में इंडिया टुडे ने ये अपनी जांच में बताया कि ये सभी 11 कंपनी 3 साल के अंदर बनाई गई थी, यानी 1979 से 1982 के बीच में। और इन सारी कंपनी के जो डायरेक्टर थे उनके अंग्रेजों के नाम थे। लेकिन 1982 में अचानक से इनके डायरेक्टर इंडियन बन गए और मैक्सिमम कंपनीज का एक कॉमन सरनेम था और ये सरनेम शाह था। इन 11 में से 8 कंपनी में सबसे बड़े इन्वेस्टर इंग्लिश मिडलैंड सिटी ऑफ लेसेस्टर के रहने वाले कृष्णा शाह, उनकी वाइफ, 3 बेटे और एक डॉटर इन लॉ थी। इसके अलावा न्यूयॉर्क के रहने वाले कपल प्रफुल्ल और नालिनी शाह 5 कंपनीज के डायरेक्टर थे। 20 अगस्त 1982 को आरबीआई ने एनआरआई कंपनीज पर एक रूल चेंज किया था कि एनआरआई कंपनीज इंडिया में 1 लाख रुपए से ज्यादा इन्वेस्ट कर सकती है। इसके ठीक 3 दिन के बाद आइल ऑफ मैन की 3 कंपनीज ने रिलायंस में इंडिविजुअली 2-2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए। सिमिलरली 24 सितंबर को 4 और कंपनीज ने अप्लाई की। 15 अक्टूबर को 6 और कंपनियों ने सेम प्राइस पर शेयर खरीदे। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन सब कंपनियों के डायरेक्टर कृष्णकांत शाह थे जो कि धीरूभाई के ओल्ड क्लासमेट थे, जिनकी धीरूभाई ने 1947 में हुए जूनागढ़ कम्युनल दंगों में जेल से बाहर निकलने में हेल्प करी थी। शाह एक मिडिल क्लास आदमी थे। शाह के पास करोड़ों रुपए नहीं थे इन्वेस्ट करने के लिए, ना ही वो इतने बड़े बैंक से लोन ले सकते थे। एलिगेशंस ये है कि ये सब धीरूभाई का करा धरा है। जिस साल इन कंपनीज ने रिलायंस में इन्वेस्ट किया उस साल रिलायंस का स्टॉक प्राइस 104 रुपए से बढ़कर 186 रुपए हो गया, यानी 78% का जंप। और इससे अंबानी जी ने और फंड्स उठा के रिलायंस को एक्सपैंड किया। दोस्तों, ये सारी बातें हमने आपको बुक प्रिंस ऑफ पॉलिस्टर से बताई है। आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और हाँ, अगर आप एडिटिंग के कोर्स में